ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स है। ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, आप क्या समझने जा रहे हैं ये भी जान लीजिए। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उसके क्षय के बारे में। रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, या रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है, ठीक है ना। आपको इसमें रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम की सूत्र की व्युत्पत्ति भी बताई जाएगी। जरा ध्यानपूर्वक देखिए। पहले तो रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन किसको कहा जाता है? जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक से अल्फा, बीटा तथा गामा कण निकलते हैं तो उस परमाणु के भार व क्रमांक में परिवर्तन हो जाता है। सीधा सा मतलब है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उसके परमाणु के नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा कण निकलते हैं तो क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, उसके परमाणु के क्रमांक मतलब भार और क्रमांक दोनों में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जब परिवर्तन होता है तो नए तत्व का निर्माण होता है। क्या होता है? नए तत्व का निर्माण होता है। मतलब नए तत्व का निर्माण का है या जन्म का है, नए तत्व का निर्माण होता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम? इसी घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम। इन्होंने एक नियम दिया, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं की क्षय होने की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। आप फिर से एक बार देखिए, रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या आता है? बहुत सिंपल है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु की क्षय होने की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब व्यंजक स्थापित करना या व्यंजक प्राप्त करना। माना किसी क्षण t, कोई समय है t मान लेते हैं, उसमें किसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है? n है। चलिए ठीक है। अब तो ये तो t क्षण परमाणु की संख्या n है, लेकिन अब समय को बढ़ाया जा रहा है t प्लस dt, मतलब हम dt क्या है? ये तत्क्षणिक समय, ठीक है ना। तो इसमें जब बढ़ाया जा रहा है तो dt प्लस dt, तो क्षण पर यह संख्या घटकर, परमाणु की संख्या घटकर क्या n में से घटाएंगे ना, dn रह जाती है। अतः तब परमाणु की क्षय होने की दर, ठीक है ना, माइनस dn/dt हो जाएगी, ठीक है ना, या होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रदरफोर्ड व सोडी के नियम से क्या पता चलता है? ये क्या है? अभी आपको मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की क्षय होने की दर है, ये घटती है ना, इसकी दर समय के साथ क्या होती है? घटती है। तो ये जो दर है, इसमें परमाणु की जो संख्या होती है, जो उपस्थित उस समय परमाणुओं की जो संख्या होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है? माइनस dn/dt इक्वल टू लैम्डा en, मतलब यहाँ जो अनुक्रमानुपाती नियतांक के लैम्डा को लगा दिया गया है, जो जहाँ लैम्डा जो है 6 नियतांक है। फिर ये तो हो गया अल्प समय के लिए, मतलब हमने कुछ समय के लिए निकाला गया, तो इसे समीकरण हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब कुछ समय के लिए क्या करते हैं? अभी जैसे हमने क्या एक अल्प समय के लिए निकाला, अब हम कुछ समय निश्चित के लिए, तो समय के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? तो जब कुछ समय के लिए निकालेंगे तो हम इस दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। मतलब इस पक्ष में हमने समीकरण, इससे क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? n यहाँ कर देंगे, tn यहाँ कर देंगे, और माइनस को भी पक्षांतर कर देंगे। तो dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। समीकरण 1 से ये बन जाएगा। इसी समीकरण में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह dn/n, माइनस लैम्डा आगे कर लेंगे और dt का अवकलन होता है, क्योंकि अचर, ये क्या है आपका अचर, आगे कर देंगे चर, यहाँ एक का अवकलन, आपका एक का समाकलन करना है। ठीक है ना। जब इसका समाकलन करेंगे तो ये log
लॉग बेस n होगा माइनस लैम्डा टी प्लस सी, ठीक है ना। ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये t के सापेक्ष हो रहा है तो ये t हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा टी और यहाँ प्लस सी। सी क्या है, समाकलन नियतांक का, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, समय t इक्वल टू 0 कर दें और परमाणु की जो संख्या है वहां n इक्वल टू 0 कर दें, तो n इक्वल टू n 0 तक हो गया और समय t इक्वल टू 0 तक हो गया। तो इस समीकरण में जब रखेंगे n की जगह क्या n 0 हो जाएगा और t की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। c को इसको इधर ले आए हैं या इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस ना होगा, c इधर बचेगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e नॉट n 0 प्लस लैम्डा 0, ठीक है। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, सबकी वैल्यू रख दी, n की जगह n 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ जब 0 से गुणा होगा लैम्डा खत्म हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e की पावर n 0 हो जाएगा। समीकरण 3, यही समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे जहाँ c दिखाई दे रहा है, c की जगह रख दो, लॉग बेस e की पावर n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग बेस e की पावर n 0। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब ये वाला पद जो है, इस वाले पद को हम पक्षांतर से इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस क्या बचेगा, माइनस लैम्डा टी बचेगा। दोनों ये जरा देखिए, ये इतना पोर्शन लॉग बेस ई, लॉग बेस ई की पावर n माइनस लॉग बेस ई की पावर n 0, तो यहाँ पे सूत्र लगता है लॉग m माइनस लॉग n का क्या होता है, भाग में जाता है, लॉग m बटे n जाता है, वही सूत्र यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हम लॉग का सूत्र द्वारा, ये हो गया। और जब इसका करोगे यहाँ पर, ये तो ऐसे रहेगा ना माइनस लैम्डा टी, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लॉग बेस ई की पावर n बटे n हो इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हो, यहाँ पे फिर लॉग का सूत्र लग जाएगा और ये लॉग, ये बेस खत्म हो जाएगा, जो लॉग ई है ये बेस खत्म हो जाएगा और यहाँ ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, यहाँ n अपॉन n 0 हो जाएगा। n 0 जो है इसके हर में तो गुणा कर देंगे n 0, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा टी जो n के बराबर होगा, ठीक है ना। ये 6 हुई रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो 6 है n इक्वल टू ये निकल गया आपका, ठीक है, n 0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।